क्लास 11th में टोटल जो है वो 9 चैप्टर्स हैं और उसमें से बेटा 6 चैप्टर तो इसी में आ जा रहे हैं, यानी कि आपका जो आधा सिलेबस है वो तो आपका यही कंप्लीट हो जाने वाला है। तो बेटा ये 50 क्वेश्चन तो कम से कम करके ही चले जाना। त्रैमासिक एग्जाम से पहले ये 50 क्वेश्चन मस्ट है। क्लास 11 की इतनी बढ़िया शुरुआत आपको करनी है कि जिससे आगे की आपकी जो जर्नी है वो आसान हो जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अरिविहान, जहां हर सब्जेक्ट को बनाया जाता है आसान। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई, मैं आपका सखा पूरब गिरी गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं अरिविहान के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपको बताने आया हूं बेटा क्लास 11 के वो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको त्रैमासिक एग्जाम में टॉपर बनाने वाले हैं और बेटा आपकी जो क्लास 11 है उसको मजबूत करने वाले हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहले देर ना करते हुए हम शुरू कर देते हैं अपना पहला चैप्टर जो कि है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इसके आईएमपी क्वेश्चन से। तो पहला जो क्वेश्चन होगा रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं से वो ये होगा कि भाई सार्थक अंकों से आप क्या समझते हैं। तो सार्थक अंकों से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सार्थक अंकों से आप क्या समझते हैं। निम्न आंकड़ों को 3 सार्थक अंकों तक निकटित कीजिए। तो ये जो वीडियो होने वाला है आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए होने वाला है, यानी कि ये जो 50 आईएमपी क्वेश्चन है ये केवल और केवल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए नहीं है। ये 50 आईएमपी क्वेश्चंस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए हैं। तो इस बात को तो आप एकदम कंफर्म कर लो कि ना हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों को छोड़ने वाले हैं और ना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को छोड़ने वाले हैं, दोनों को एकदम साथ में लेके चलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा, सार्थक अंकों से आप क्या समझते हैं। 3 निकटतम सार्थक अंकों में इसमें 2 क्वेश्चन हमें दिए हैं, इसको बताना है। इंग्लिश में अगर बोले तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेटा अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे दी गए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है हमारा सीमांत अभिकर्मक। बेटा सीमांत अभिकर्मक पे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए कि सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, ये जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है न्यूमेरिकल के नजरिए से भी, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नियमों से, कि भैया स्थिर अनुपात का नियम जो है वो आपको लिखना है। तो बस सिंपल सा स्थिर अनुपात का नियम याद रखिएगा और उसको लिख दीजिएगा। अगली बात करें है ना इंग्लिश में, तो स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोल रहा है कि भाई एसआई मात्रक का क्या अभिप्राय है। सर फिजिक्स में भी यही बात पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी यही बात पढ़ते हैं कि एसआई मात्रक से आपका क्या अभिप्राय है, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक हमको क्या करना है, लिखिए। इंग्लिश में बोले तो व्हाट इज मीन्ड बाय एसआई यूनिट और राइट द एसआई यूनिट ऑफ मास हमको यहाँ पे बताना है ना। अब बात कर लेते हैं बेटा एक बहुत खूबसूरत सी चीज का जो आपको मिलने वाली है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 51 रुपए में। अभी तक आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रील्स और बहुत सारा जो लाइव है उसके माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से देख चुके हैं कि अरिविहान लेकर आया है आपके लिए खूबसूरत सा क्लास 11 का बैच जो है बेटा प्रगति बैच। और प्रगति बैच बेटा आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 51 रुपए में। कितने रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 51 रुपए में आपको क्या मिलने वाला है, पूरा का पूरा प्रगति बैच। जो प्रगति बैच पहले 2999 का हुआ करता था, है ना, जो बैच पहले 2999 का हुआ करता था वो अब आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 51 रुपए में। तो एमपी बोर्ड का प्रत्येक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो ये 51 रुपए वाली बात अपने स्कूल में, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बता के आ जाए कि अरिविहान जो है शिक्षा की क्रांति लेकर आ गया है। अरिविहान ने शिक्षा को पानी से भी सस्ता कर दिया है। 51 रुपए में पूरी की पूरी शिक्षा देने वाले हैं, यानी कि पूरे की पूरी क्लास 11 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग बैच जो होने वाली है वो होने वाली है सिर्फ और सिर्फ 51 रुपए में। बैच का नाम क्या है सर, बैच का नाम है खूबसूरत सा प्रगति बैच। तो अपने पड़ोसियों को बताओ, रिश्तेदारों को बताओ, और बेटा उसको बताना मत भूलना, नहीं तो लाइव क्लास में अकेले आओगे क्या, नहीं आएंगे सर। तो अपने जो मित्र हैं, ठीक है, जो आपके अजीज हैं,
उनको बताना तो बिल्कुल मत भूलना कि देखो देखो 51 रुपए में हमको जो है वो पूरा का पूरा क्लास 11 पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, तो अपने जो दिल अजीज हैं उन लोगों को बताना तो बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं अगर कि भैया ये जो प्रगति बैच है हमारी, इस प्रगति बैच में सर केवल क्या आप पढ़ा देंगे और क्या क्या देने वाले हैं तो वो तो थोड़ा सा बताइए। तो बेटा सिंपल सी बात है कि जो प्रगति बैच है वो किसके लिए, पहली बात तो ध्यान रखना कक्षा 11वीं के लिए है। किसके लिए है? 11वीं के लिए है, कक्षा 11वीं के लिए। वैसे तो कक्षा 11वीं पे कोई ध्यान देता नहीं है पर अरिविहान देता है। क्यों? क्योंकि क्लास 11 जो है वो 12th क्लास की नींव होती है और क्लास 11 अगर मजबूत रहेगी तो 12th क्लास आपकी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इस बात को मेरी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब क्लास 11 12th में भी मैं पढ़ाता हूँ बेटा केमिस्ट्री, तो जब 12th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ बैच में बच्चे आते हैं और मुझसे बोलते हैं कि सर हमारी क्लास 11 बहुत वीक है, हमने क्लास 11 में कुछ पढ़ाई नहीं की, हमारा क्लास 11 में ये छूट गया, क्लास 11 में ये छूट गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातों से ऐसा लगता है कि भाई इन बच्चों का साथ कौन देगा? इन बच्चों का साथ हम देंगे, इन बच्चों का साथ अरिविहान देगा कि आपकी अब क्लास 11 की कोई भी चीज छूटेगी नहीं, जिससे आप जब अगले साल 12th क्लास में मुझसे पढ़ने आएंगे तो एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके आएंगे कि सर क्लास 11 का तो पूरा पता है, क्लास 11 का तो सब कुछ पता है, क्लास 12 का बता दो, क्लास 12 का सब कुछ पढ़ा दो और हम बन जाएंगे एकदम टॉपर। मतलब आप बाकी लोगों से एक कदम आगे हो जाएंगे। ठीक है भैया, चलिए अब बात करते हैं कि इसमें मिलने क्या क्या वाला है। तो ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगी, 51 रुपए में एक बार हमने रिकॉर्ड कर दी और वही क्लास आपको देंगे, ना 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 मुन्ना। लाइव क्लासेस, लाइव क्लासेस के माध्यम से पूरा जो आपका सिलेबस है वो क्या करवाया जाएगा बेटा, वो कंप्लीट करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? कंप्लीट करवाया जाएगा। किसके माध्यम से? लाइव क्लासेस के माध्यम से। दूसरी चीज, शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे बच्चों, शॉर्ट नोट्स, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिलने वाले हैं। हर लेक्चर के बाद डीपीपी सॉल्यूशन, डीपीपी जो है वो मिलने वाली है और उसकी अगली लाइव में आपको डीपीपी का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, यानी डीपीपी और डीपीपी का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अगली चीज जो है बेटा बहुत खूबसूरत सी चीज, क्या सर? इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, यानी कि आपके जो है डाउट आने से पहले डाउट को सॉल्व करने का प्रबंध हमने जो है वो कर दिया है कि भैया जैसे ही जैसे आपको डाउट आए किसी भी चीज में, तो हमारे अरिविहान में एक बहुत बढ़िया फीचर है जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंट गुरुजी। इंस्टेंट गुरुजी हर सवाल का फटाक से आंसर देते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे 51 रुपए में मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं सर 51 में ये, 51 में ये, 51 में 51, ना ना ना, सब कुछ 51 रुपए में है। एक एक चीज 51 रुपए में नहीं है, सब कुछ 51 रुपए में है। अगली चीज, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज होगी वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर छोटी छोटी चीज वहां से पूछ ली जाती है, तो उसका सॉल्यूशन चाहिए तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं अरिविहान ऐप पर। और बेटा मोस्ट डिमांडिंग चीज जिसको हम आज भी कर ही रहे ना बेटा, आज भी डिमांड आपकी पूरी कर ही रहे ना, बैच आने से पहले डिमांड पूरी कर रहे हैं बेटा, बैच आने से पहले डिमांड पूरी कर रहे हैं, वो है आईएमपी क्वेश्चंस। चाहे त्रैमासिक एग्जाम हो, चाहे अर्धवार्षिक एग्जाम हो, चाहे वार्षिक एग्जाम हो, हर एग्जाम के पास में आपको क्या मिल जाएंगे? आपको मिल जाएंगे आईएमपी क्वेश्चंस, है ना। और आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स भी, इसमें एक चीज और ऐड कर दूं मैं, क्या आपको क्या भी मिल जाएंगे? आपको मिल जाएंगे बेटा आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब सर आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स और आईएमपी क्वेश्चंस केवल तभी मिलेंगे जब एग्जाम होगा, ना ना मुन्ना ना, इसमें आपको चैप्टर वाइज जो है पीडीएफ पहले ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, यानी कि चैप्टर वाइज पीडीएफ आपको हर चैप्टर के जो आईएमपी क्वेश्चन है वो तो मिल ही जाएंगे। त्रैमासिक आएगी तो त्रैमासिक की तैयारी, अर्धवार्षिक आएगी तो अर्धवार्षिक की तैयारी, और वार्षिक एग्जाम आएगा तो वार्षिक एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है भाई, चल अब बात करते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन जो है वो है भैया मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं, और C6H12O6 का मूलानुपाती सूत्र लिखिए, है ना। या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि मोलरता और मोलरता को परिभाषित कीजिए। इंग्लिश में बोले तो कि भैया एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला बता दो C6H12O6 का, और मोलैरिटी और मोलैलिटी को क्या कर दो बेटा? डिफाइन कर दो। तो 12th क्लास का एक क्वेश्चन यही कवर कर लेंगे, इसको याद कर लिया, 12th में भी आता है, 11th में भी आ जाता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट, निम्नलिखित के मूलक द्रव्यमान की गणना करो भैया। इनके किसकी? मूलक द्रव्यमान की गणना करना, H2O, CO2 और CH4 के।
और कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग, ये इंग्लिश में बोले तो इनका मोलर मास निकालना है, हिंदी में बोले तो मोलर द्रव्यमान इनका हमको निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या बोल रहा है, आयरन के ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र। एक बार आपने मूलानुपाती सूत्र निकालना सीख लिया तो फिर तो मजा ही आ गया कि आयरन के ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें आयरन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत 69.9 और 30.1 है। ठीक है, तो हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, जिसका किसका बेटा, आयरन के एक ऑक्साइड का, और जिसमें जो है कार्बन कितना है, सॉरी आयरन कितना है बेटा, आयरन 69.9% और ऑक्सीजन 30.1% उपस्थित है। तो मूलानुपाती सूत्र निकालना जब मैं सिखाऊंगा तो आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की बात भैया 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है, या फिर इथेन के 3 मोलों में कार्बन के मोल, हाइड्रोजन के मोल, अणुओं की संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर हो सकता है, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 होता है, क्या होता है CuSO4, तो भैया CuSO4 में कितना कॉपर है वो आपको बताना है। ठीक है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। दूसरा क्वेश्चन, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ कार्बन, द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है बेटा, सबसे पहले बहुत पहले दे दिया था इन्होंने, है ना। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो 9th क्लास में भी पढ़ा है आपने, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखना है और उसकी 2 कमियां बतानी है, यानी कि स्टेट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड मेंशन 2 मेजर ड्रॉबैक्स बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण सहित लिखिए, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसका जो है लिखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करना है, लिखना है भैया। नेक्स्ट हमारे पास एक चैप्टर खत्म हो गया, अगला चैप्टर हमारा है प्यारा सा, सबका प्यारा, हमारा प्यारा, परमाणु संरचना। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन नंबर जो 10 है, जो कि चैप्टर नंबर 2 से है, कि भैया ऑर्बिट और ऑर्बिटल, कक्ष और कक्षक में क्या बताना है आपको, 2 अंतर बताने हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में 2 अंतर बताने हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा इस नियम को अगर नहीं आपने कर लिया, N+L नियम को नहीं अगर आपने कर लिया तो बताओ भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख पाओगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख पाओगे क्या, नहीं लिख पाएंगे। इसलिए सबसे पहले N+L रूल है ना, आपको क्या करना है भैया, तैयार कर लेना है, तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर पाओगे, लिख पाओगे। ठीक है, अगला हमारे पास है हुंड्स लॉ। ठीक है भाई, हुंड्स रूल जो है, ठीक है, हुंड्स लॉ नहीं हुंड्स रूल होता है, हुंड्स रूल लिखना है बेटा। तो हुंड्स रूल लिखना है और रीजन देना है कि इसको भाई मल्टीप्लिसिटी, रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्यों कहते हैं। तो ये भी एक खूबसूरत सा क्वेश्चन है जिसके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा IMP है तो मैं ज्यादा IMP लिख देता हूँ। चलो ज्यादा IMP जो क्वेश्चन है उस पर ज्यादा IMP हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एनोड किरणों के 2 गुण लिखना है बेटा। कितने गुण लिखना है, 2 गुण लिखना है, किसके, एनोड किरणों के। और राइट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस, इंग्लिश में समस्थानिक और संभारिक। समस्थानिक और संभारिक में क्या लिखना है बच्चों, अंतर लिखना है सिंपल सा, कि डिफरेंस बिटवीन आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कि भैया किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18, 16 और 16 है। इसका उपयुक्त संकेत परमाणुवीय और आयनित अवस्था में लिखिए, यानी परमाणुवीय अवस्था और जब वो आयन बन जाता है उस अवस्था में क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। ठीक है ना। इन अ स्पीसीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज 18, 16 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो राइट इट्स एप्रोप्रिएट सिंबल इन द एटॉमिक एंड आयनिक स्टेट, इंग्लिश में बोले तो। फिर आ गया अफवाहु का नियम बेटा, अफवाहु का नियम लिखो और कक्षक की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, तो अफवाहु का नियम भी यहाँ पे आ जाएगा। स्टेट द अफवाहु प्रिंसिपल एंड राइट द ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। क्या इतने क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। सिर्फ 50 क्वेश्चन है बेटा, ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, 50 क्वेश्चन बेटा। इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं हमारे क्लास 11th में भी, उनमें से सिर्फ 50 क्वेश्चन की हम लोग क्या करना है, तैयार करना है। ये वो मोस्ट IMP वाले 50 क्वेश्चन है। हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत, स्टेट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताना है बच्चों। और क्या करना है भैया, पदार्थ की द्वैती प्रकृति क्या है, डी ब्रोगली समीकरण को लिखना है। ठीक है, राइट द ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर और राइट द डी ब्रोगली इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे डी ब्रोगली इक्वेशन को लिखना भर है। ठीक है, लिखना भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानों के नाम
संरचनाएं बनाते हुए प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो हमको क्या करना है, बताना है। राइट द नेम्स ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स एंड राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ईच। प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, कितने प्रोटॉन होते हैं, वो हमको बताना है। अगला अल्फा, अल्फा रेडिएशन वाला जो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है उसके निष्कर्ष लिखना है कि फाइनली जो है रदरफोर्ड ने जब ये एक्सपेरिमेंट करा तो उसके निष्कर्ष जो है वो कंक्लूजन जो है, क्या बेटा, कंक्लूजन जो है वो क्या निकले, तो कंक्लूजन्स लिखना है किसके, रदरफोर्ड पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के। ठीक है ना। हम सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन देने आए हैं 50, है ना, इनके जो सॉल्यूशंस हैं, है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, उसके लिए आपको ढेर सारे कमेंट करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आपको जो कमेंट सेक्शन है वो भर देना है। किससे भर देना है सर, 50 IMP सॉल्यूशंस। किससे भर देना है, 50 IMP सॉल्यूशंस। बोल बोल के कमेंट्स को क्या कर देना है, भर देना है बेटा। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगी, जितनी ज्यादा डिमांड आएगी, तभी आपको क्या मिलने वाले, इनके सॉल्यूशंस मिलने वाले, इंग्लिश वालों को भी और हिंदी वालों को भी। ठीक है, तो आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने अब इनके सॉल्यूशंस के लिए कि इनके सॉल्यूशन सर आप कब दोगे, कैसे दोगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये 50 क्वेश्चन आपने बता दिए, अब इनके सॉल्यूशन भी दे दो, इनके आंसर भी दे दो, इनको समझा भी दो। तो ये सारी चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेंगे, आपको ढेर सारे कमेंट्स करना पड़ेंगे। ठीक है, तो ढेर सारे कमेंट्स करो और उन कमेंट्स में लिखो कि हमको इनके सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए भाई पहला क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं, चारों क्वांटम संख्याओं को समझाना है। ठीक है, चारों क्वांटम संख्याओं को एक एक करके समझाना है। दूसरा, निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, कॉपर, क्रोमियम, आयरन और एल्यूमिनियम। इसमें से कॉपर और क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा होता है, अपवादिक होता है, अपवाद होता है। ठीक है, और ये तो पूछते हैं इन दोनों में, चारों में पूछे सर IMP कौन है, सर ये दो है, ये दो तो आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम में मान लो पेपर मिल जाए, ठीक है, मतलब कॉपी पहले मिल जाए, पेपर ना मिले, है ना। मान लो कि कॉपी पहले बांट दिया, आपको दे दी कॉपी, है ना, मास्टर साहब ने कॉपी पहले दे दी, अब पेपर नहीं दिया, तो क्या करना सर, कॉपर का और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना, फिर उसमें ऊपर क्वेश्चन नंबर डाल देना, बात खत्म। ठीक है भाई, चल नेक्स्ट, इंग्लिश में बोले तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्वांटम नंबर्स बेटा, और एक्सप्लेन द ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ये बता ही दिया है, कॉपर, क्रोमियम, आयरन और एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारे सामने चैप्टर नंबर हमारा 3, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार से, सर प्यार से किसको क्या बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं बेटा इसको हम लोग आवर्त सारणी। ठीक है, अब बेटा तुम उसका इतना बड़ा नाम तो लेगे नहीं ना, तुम क्या बोलोगे प्यार से, किसी को क्या बोलोगे सर, चुन्नू मुन्नू कुछ भी बोलते हैं ना घर में तुमको, गोलू बिट्टू, ये सब चुन्नू मुन्नू गोलू बिट्टू जो नाम है, इतना बड़ा नाम लेने थोड़ी आएगा, कोई बोलेगा क्या आवर्त सारणी, अरे तुम भी तो उसको प्यार से कुछ बोलते ही होगे। ठीक है, नाम लेके थोड़ा बुलाते हैं, सबको पता चल जाएगा, इसलिए प्यार से बुलाया जाता है। ठीक है, चलिए एक ही वर्ग में उपस्थित 20वां क्वेश्चन, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो है वो समान क्यों होते हैं, पहला ही क्वेश्चन है ना, कि रासायनिक और भौतिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं जब वो एक ही वर्ग में उपस्थित हैं। तो व्हाई डू एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भैया इलेक्ट्रॉन लब्धि, इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसको हम लोग बोलते हैं, और विद्युत ऋणात्मकता जिसको हम बोलते हैं, उसको बताना है आपको। तो ये देखो, ये क्वेश्चन भी जो है बेटा, ये उन IMP क्वेश्चंस में से है जो कि आने के चांसेस रखता है। ठीक है, आने के चांसेस रखता है। ठीक है, परमाणुीय त्रिज्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता, इन 3 क्वेश्चन को तो अच्छे से कर ही लेना है, क्योंकि इन तीनों में से तो क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है भैया कि विकर्ण संबंध क्या होता है, यानी डायगोनल रिलेशनशिप हमको क्या करना है, एक एग्जांपल के थ्रू समझाना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, संक्रमण तत्वों के कोई 2 गुण लिखिए। भाई डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उनके 2 हमको क्या लिखना है, गुण लिखना है। और हमारे पास जो प्रारूपिक तत्व हैं, है ना, तो प्रारूपिक तत्व कौन से होते हैं वो बता दो पहले। ठीक है भैया, प्रारूपिक तत्व जिनको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, जिनको बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट। ठीक है, टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं वो भी हमको बताना है, और क्या होते हैं वो भी हमको बताना है, और ये भी बताना है, मतलब 2 प्रॉपर्टीज लिखना है संक्रमण तत्वों की, और प्रारूपिक तत्व में वो भी हमको बताना है। सिंपल सी बात। अगली चीज, धनायन अपने
जनक परमाणु से छोटे और ऋणायन बड़े क्यों होते हैं, व्याख्या कीजिए। कि धनायन जो होते हैं भैया, ये परमाणु है और मान लीजिए उसके पास चार्ज आ गया, मतलब सोडियम जो है बेटा, मान लीजिए सोडियम और हमारे पास सोडियम प्लस है, तो सोडियम बड़ा होगा। और ऐसे ही अगर फ्लोरीन और फ्लोरीन माइनस या क्लोरीन क्लोरीन खेल लेता है, चलिए क्लोरीन और क्या होगा बेटा, क्लोरीन माइनस होगा, तो क्लोरीन माइनस बड़ा होता है। अगर आपको रीजन पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख डालिए, और नहीं पता है तो सर बोल दीजिए क्या कि सर प्लीज इनके 50 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमको दिखा दीजिए या फिर पढ़ा दीजिए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी से किस प्रकार बेहतर है। जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी, अब ऑब्वियस सी बात है वो धीरे 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 करके और डेवलप हुई, मस्त वाली बन गई, तो वो तो अच्छी होगी, लेकिन कैसे अच्छी है वो यहाँ पे बताना है। आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाते हैं, देखो परमाणु त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या परिवर्तन होते हैं, ये इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में से एक तो आना ही है बेटा, इसमें से तो एक तो आना ही है, इन तीनों में से एक तो आना ही है। परमाणु त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, इन 4 टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो पक्का से आना ही है। तो इन व्हाट वे इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसका इंग्लिश में है बेटर देन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीव से कैसे अच्छी है। और ऐसे ही बेटा एटॉमिक रेडियस, आयनिक एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है लेफ्ट से राइट जाने पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 की जब हम बात कर रहे हैं, तो सोडियम वही वाली, देखो सोडियम आयन परमाणु से, सोडियम आयन सोडियम परमाणु से छोटा होता है, जबकि फ्लोराइड आयन जो है वो फ्लोरीन परमाणु से बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो सोडियम क्लोरीन का आ जाए, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन का आ जाए या सोडियम फ्लोरीन का आ जाए, कारण तो एक ही है ना बेटा, कारण तो एक ही है ना, कि भैया क्यों बड़ा होता है क्यों छोटा होता है, ये कारण तो एक ही है बेटा, तो लिख देना, सिंपल सी बात है। चलिए sodium ion is smaller than the sodium atom whereas the fluorine ion larger than the fluorine atom, तो ये हमको बताना है। नेक्स्ट फिर बेटा आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता की क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है, आयनाइजेशन एनर्जी और किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो n+l रूल सीखना पड़ेगा। ठीक है, n+l रूल अगर आपको आता है तो फिर ये आप लिख दोगे और नहीं तो नहीं लिख पाओगे। ठीक है भाई, तो पहले वो आना चाहिए। ठीक है, चल अगला चैप्टर जो है वो है बेटा रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, यानी हमारा खूबसूरत सा, जिसको देखो हर चैप्टर को हम लोग छोटा छोटा बोल देते हैं ना, हर चैप्टर को छोटा छोटा, इसको रासायनिक आबंधन बोल के चले जाते हैं, रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना। तो इसमें से जो क्वेश्चन है बेटा पहला कि NH3 और NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों है। इन दोनों में से किसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है, डाइपोल मोमेंट है, वो क्या है बेटा, ज्यादा है, और क्यों है वो हमको बताना है। अगला क्वेश्चन NH3 और H2 दोनों अणुओं का जो संकरण है वो sp3 होता है। जल में आबंध कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है, जल में आबंध कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है, और इसकी क्या करना है, विवेचना करना, मतलब समझाना है। Although both NH3 and H2O molecule have sp3 hybridization at the bond angle in water is less than the that ammonia, इसको आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है बेटा, चल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैग्नीशियम है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनके लुईस स्ट्रक्चर बताना है बेटा, क्या बताना है, लुईस बिंदु प्रतीक बताना है, यानी कि इनके क्या बताना है, लुईस डॉट सिंबल्स बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई हाइड्रोजन बंध क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सही समझाइए, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और बेटा उसके एग्जांपल्स हमको यहाँ पे बताने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा और पाई बंधों की कुल संख्या, इसमें सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं, इसमें सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं, वो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, राइट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या कर देना है, बता देना है कितने सिग्मा है और कितने पाई है। अगला क्वेश्चन AlCl3 एवं FeCl3 में किसमें सहसंयोजक गुण अधिक होता है और क्यों होता है, मतलब कौन ज्यादा कोवेलेंट है, इन दोनों में से कौन ज्यादा कोवेलेंट है, या फिर बोल दो कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33, ये बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, आबंध कोटि और आबंध लंबाई में क्या संबंध होता है, आबंध कोटि और आबंध लंबाई में क्या संबंध होता है, एक उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए, एवं ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं, HCl के अणु का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो वही
बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या बताना है, रिलेशनशिप बतानी बेटा, रिलेशनशिप बतानी किसमें, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में, ठीक है। और क्या एक्सप्लेन करना है बेटा, इसका एक एग्जांपल देके ही एक्सप्लेन करना है। और क्या बताना है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, और एक्सप्लेन करना है HCl के एग्जाम्पल से, किसको, HCl के एग्जाम्पल से, किसको, पोलर कोवलेंट बॉन्ड को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि sp2 और sp3 संकरण के बंध कोण ज्यामिति लिखिए। यानी कि टेबल आपने एनसीईआरटी की टेबल देखी होगी, बस वो टेबल याद कर लेना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। H2S SiCl4 CH4 की लुईस संरचना आपको बनानी है, ठीक है। तो क्या लिखना है, ये sp sp2 sp3 वाली, अरे टेबल एनसीईआरटी उठाओ, टेबल को याद करो, काम खत्म, ठीक है। चल नेक्स्ट, बेस्पर थ्योरी बेटा, बेस्पर थ्योरी VSEPR सिद्धांत को उदाहरण देकर समझाइए एवं सिग्मा एवं पाई बंध में कोई 4 अंतर लिखिए। सिग्मा और पाई बंध में 4 अंतर हमको क्या करना है, लिखना है, और किसको समझाना है, बेस्पर थ्योरी VSEPR थ्योरी को समझाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इसके बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां समझाइए, जालक ऊर्जा क्या है, यह किन प्रकारों पर निर्भर करती है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है कि पहला आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बहुत बड़ा टॉपिक है आयनिक बॉन्ड, इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है बेटा। एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, ऑल्सो व्हाट इज लैटिस एनर्जी, ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड, कि लैटिस एनर्जी क्या होती है और वो किस पे डिपेंड करती है। लैटिस एनर्जी, कुछ लोग लैटिस एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बेटा साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम की बात हम लोग करेंगे। तो इक्विलिब्रियम के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। पहला, रासायनिक साम्यावस्था यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम की मुख्य विशेषताएं लिखना है, और इसे गतिशील साम्यावस्था क्यों कहते हैं वो भी हमें क्या करना है, बताना है, यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ये है भैया ब्लेता गुणांक यानी कि KSP, और आयनिक गुणनफल में क्या बताना है, अंतर बताना है, यानी कि राइट द डिफरेंस बिटवीन क्या बेटा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। और एक ये वाला क्वेश्चन तो IMP होता है बेटा, सम आयन प्रभाव वाला, है ना, कि सम आयन प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। कॉमन आयन इफेक्ट को आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट, KP और KC में रिलेशन बता लो, KP और KC में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। pH क्या होता है, इस 0.01 m यानी कि मोलर HCl विलयन का pH क्या करना है, ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन, बफर विलयन बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बफर विलयन क्या है, इसके प्रकार उदाहरण सहित हमको क्या करना है, समझाना है कि व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, और इसके क्या लिखना है, टाइप्स ऑफ ना, राइट इट्स टाइप्स विद एग्जांपल, इसके जो प्रकार हैं वो उदाहरण सहित हमको समझाना है। एक और IMP क्वेश्चन आ गया, ले चैटलियर प्रिंसिपल, है ना, IMP तो सारी हैं पर जो ज्यादा IMP में भी IMP क्वेश्चन वो ये है, ले चैटलियर प्रिंसिपल को समझाना है बेटा। हिंदी में तो पता नहीं उसको क्या बोल देते हैं बेचारे, नाम बदल दिया, अरे नाम है उसका, अरे वो उसका नाम है ले चैटलियर, उसको ले साते लिए लिख दिया है भैया, क्या लिख दिया है, ले साते लिए, ठीक है, नाम ही बदल दिया भाई, बेचारे का नाम ही बदल दिया। ले साते लिए का सिद्धांत लिखिए, अमोनिया के औद्योगिक निर्माण यानी कि N2+3H2 से 2NH3 पर लागू कीजिए, ठीक है, तो वो बताना है आपको। अगला, अम्ल क्षार की ब्रोंस्टेड एंड लॉरी, ब्रोंस्टेड लॉरी लुईस अवधारणा यानी कि अम्ल क्षार की जितनी भी अवधारणा है सबको एकदम से बढ़िया तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन के कुछ आधारभूत सिद्धांत, ठीक है, आधारभूत सिद्धांत जो है जिनको हम लोग बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें बेटा 3 चीजें आती है, एक तो IUPAC नोमेनक्लेचर आएगा, तो इससे एक क्वेश्चन तो बनता ही है, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन तो पक्का ही है बेटा IUPAC नोमेनक्लेचर से, और दूसरा हमारे पास आइसोमेरिज्म है, तो आइसोमेरिज्म से भी तुमको क्या लगता है, आइसोमेरिज्म क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे बेटा, बार बार क्वेश्चन आएंगे, है ना, आइसोमेरिज्म से भी बार बार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आइसोमेरिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समावयवता, क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बेटा समावयवता, लेकिन अगर समावयवता में पहले लिख देते ना, इंग्लिश वाले बच्चे बोलते सर ये क्या बोल दिए आप, ठीक है, तो इसलिए पहले इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, क्रियात्मक समूह क्या है बेटा, क्रियात्मक समूह क्या है, यानी फंक्शनल ग्रुप की हमको डेफिनेशन और उसके 2 एग्जांपल बताने हैं। निम्नलिखित के IUPAC नाम और सूत्र लिखिए, एथल अल्कोहल एसिटिक अम्ल आइसोब्यूटेन, इनके नाम और सूत्र। पर ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि भाई
कुछ भी नाम पूछ सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि ये 3 ही नाम पूछे, जो ज्यादा आईएमपी है वो 3 है। पर आईयूपीएसी नाम में आप याद रखिएगा कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन आता ही आता है, जरूरी नहीं कि आए पर आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का है ना। नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म बेटा, स्थिति समावता क्या है, इसका एक उदाहरण दे दिए, यानी कि श्रृंखला समावता को उदाहरण सहित समझाइए। व्हाट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना है, ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या, ये दूसरा श्रृंखला समावता मतलब चेन आइसोमेरिज्म, पहला पोजीशन आइसोमेरिज्म, दूसरा चेन आइसोमेरिज्म, इन दोनों को एग्जांपल थ्रू समझाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आते हैं बेटा, ठीक है। नाभिक स्नेही जो नाभिक से प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, वो क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। यानी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रॉन लविंग और न्यूक्लियस लविंग, ऐसा इनको बोला जाता है, ठीक है। तो इन दोनों की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 48 भैया, इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में अंतर लिखिए। क्या लिखिए, अंतर लिखना है किसमें बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको भी आईएमपी लिख लो बेटा, क्या कर लो, आईएमपी लिख लो कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, कार्बोधनायन के स्थायित्व का क्रम लिखिए। कार्बोधनायन मतलब कार्बोकैटायन, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, देखा हो ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है, तो वो यहाँ पे बता देना है। चले भाई, अंतिम क्वेश्चन, आज की हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। बोल रहा है कि कार्बनिक अभिक्रियाओं की निम्नलिखित मध्यवर्तियों यानी कि इंटरमीडिएट्स पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। कार्बोधनायन क्या होता है, कार्ब ऋणायन क्या होता है, और मुक्त मूलक क्या होता है। यानी कि हमको शॉर्ट नोट लिखना है कार्बोकैटायन पर, कार्बो एनायन पर और कार्बन फ्री रेडिकल पर, यानी कि तीनों की बढ़िया सी डेफिनेशन लिख दो, एक एक उदाहरण लिख दो, काम क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। तो ये थे आपके वो 50 क्वेश्चन जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये 50 क्वेश्चन तो हमको क्या करना है बेटा, ये 50 क्वेश्चन तो हमको कंप्लीट कर ही लेना है त्रैमासिक एग्जाम से पहले। और मैंने पहले भी बोला है कि अगर आपको बेटा कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं बढ़िया से, है ना। 11th क्लास अभी बढ़िया से शुरू होने वाला है, बढ़िया शुरू हो रहा है, तो उसमें एकदम से आपको सारी की सारी चीजें मिलने वाली हैं, है ना। अब अगर आप बोलोगे कि 50 आईएमपी का सर सॉल्यूशन लेके आ जाओ, तो मैंने पहले ही बोला है कि भाई 50 आईएमपी क्वेश्चन ये जो हैं, इनके अगर आपको क्या चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए। क्या चाहिए बेटा, सॉल्यूशंस चाहिए। तो आपको कमेंट्स भर भर के लिखना पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, भर भर के कमेंट्स करने पड़ेंगे, सर सॉल्यूशन चाहिए, सर सॉल्यूशन चाहिए, चारों तरफ एक ही आवाज गूंजना चाहिए, 50 आईएमपी क्वेश्चन सॉल्यूशन, 50 आईएमपी क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है। और बेटा प्रगति बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि सिर्फ 51 रुपीज में आपको इतनी बढ़िया बैच मिलने वाली है। एमपी बोर्ड के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, जिन्होंने 2024, 2025, 2026 में एमपी बोर्ड में बेटा फर्स्ट रैंक निकाली है, वो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे टीचर जिन्होंने एमपी बोर्ड में फर्स्ट रैंक निकाली है, स्टेट रैंक 1 निकाली है 24 में, 25 में, 26 में, ठीक है। तो मैं पूरबगिरी गोस्वामी लेता हूं आपसे विदा, फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे और आगे मिलेंगे और खूबसूरत खूबसूरत सी चीजें आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।